हिंदी की चुनिंदा बेहतरीन और साहित्यिक कहानियों की चैनल में आज सुनिए मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी तीसरी औरत। मंजुल भगत जी हिंदी साहित्य की एक सशक्त कथाकार हैं, तो सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी तीसरी औरत। जाओ ना, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। कमरे के गर्माहट भरे गोशे से ताशा ने गौरव को ठेलते हुए कहा। ठेल केवल शब्द रहे थे, मन तो मनुहार कर रहा था। आंखों का आग्रह था, मत जाओ ना, यहीं रह जाओ आज मेरे पास। गौरव ने अपना हाथ ताशा के घुटने पर रख दिया। ताशा ने उसके नीचे अपनी दाईं गर्म हथेली सरका दी, फिर बाईं हथेली से उसे पूरा ढक दिया। गौरव को लगा किसी ने उसके हाथ में गर्म ऊनी दस्ताना चढ़ा दिया है। गौरव के भार से जरा सा दबा हुआ सोफ़ा, नाश्ते से भरी अधभरी प्लेटें और उनकी सजीली संभाल से लदी मेज, पर्दों के जुड़े डले पल्ले, गुलदान में खुसी कच्ची डाली के फूलों से यही शब्द महक रहे थे, यहीं रह जाओ ना आज भर। एक जीती जागती खूबसूरत शाम, चुराई हुई शाम, वक्त की देनदार। मेहमान घड़ियाँ थीं जो जिलाने रिझाने आई थीं। लोगों की नज़रों में वो एक त्रिकोण था, मगर चाहत भी कभी तिकोनी हुई है। केवल परिभाषित संबंध ही कोण की सीमाओं में घिरे घुटे संस्कारों की बंधी डोरी की ढील तक दौड़ते लौटते अपने को दोहराते रह जाते हैं। इतना उछाह, इतना ज्वार, इतना मोह, दो के सिवा तीसरे को कबूलता ही नहीं। तीसरा हरदम थोपा हुआ अनचाहा ही तो रह जाता है। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। मखमली हंसी में लिपटा कसैला सच घूंट घूंट ताशा के गले उतरने लगा। हर बार इतना कठिन क्यों होता है उस सच को पी पाना? कितना तो निर्लज्ज साहस जुटाए रखना होता है। एक लंबा सिलसिला था, गौरव को न छोड़ना चाहते हुए भी जाने देना और फिर पुकार लेने की मजबूरी। अपना वजूद भूलकर दूसरी औरत के अस्तित्व में ढलते चले जाना। अचानक गौरव ने ताशा की हथेलियों की गिरफ्त से अपनी गरमाई मुट्ठी छुड़ा ली और कोट की जेब में रख ली। ताशा ने एक सेब उठाकर छीलना तराशना शुरू कर दिया। छील क्यों रही हो? सारा दम तो छिलके में ही है, गौरव ने कहा। माँ कहती है सेब चाहे 100 रुपए का भी हो, खाना छिलका उतार कर ही चाहिए, और नाशपाती चाहे 5 पैसे की हो, छिलके समेत ही खानी चाहिए। ताशा ने जरा गर्व से यह जानकारी दी। तो अपनी माँ को यहीं क्यों नहीं बुला लेती? क्यों? ताशा ने गौरव की ओर सेब की फांक बढ़ाते हुए कहा। गौरव ने फांक ले ली। तुम यहाँ बीमार शीमार पड़ जाओ या मैं ही कुछ रोज़ यहाँ ना आ सकूँ तो? क्यों नहीं आ सकोगे तुम? और वो पूछेंगे नहीं मुझसे कि तुमसे मेरा क्या रिश्ता है? कुछ दिन चौंकने खींचने के बाद वे इस रिश्ते को कबूल लेंगी। इस बांझ रिश्ते को? ताशा बुदबुदाई, जैसे उसके होंठ ना हिले हों, आंखों नहीं डबडबा कर वे शब्द कहे हों। क्या कहा? यही कि मेरे भविष्य के बारे में माँ चिंतित नहीं होंगी। न सही, मैं 7 मामों की अकेली भांजी और अपनी माँ के जिगर का टुकड़ा तो हूँ। तुम्हारे ख्याल से वो मुझे समझाएंगी बुझाएंगी नहीं? उसने भी एक फांक उतरनी शुरू कर दी थी। अब इसमें समझाना बुझाना भी क्या है? सेब करारा और रसीला है, गौरव ने कहा। तुम्हें ये इंतज़ाम रास जो आ गया है। मेरी पत्नी भी तो है जिसे ये सब नागवार गुजरा होगा। तुम्हारी पत्नी ने जरा सा हंगामा करने के बाद इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। तुम्हें कैसे मालूम? उन्हें तुम्हारी शामों का पक्का ठिकाना जो मालूम हो गया है, और ये भी कि अब तुम शामों को फ़कत जामों के हवाले नहीं करोगे, और यह भी कि अब तुम्हें यहाँ से और आगे नहीं जाने दूंगी। मैं दीवार बन जाऊंगी। तुम्हारी पत्नी का सिरदर्द तो कम अज कम खत्म हुआ। गौरव, तुम्हारी पत्नी ने मुझे ये बेवकूफ़ की जन्नत बख्शी है। ताशा हंसने लगी। उसके कानों की बिजलियाँ थिरकने लगीं। गौरव भी हंसने लगा। अचानक ताशा गंभीर हो गई, बोली, ये सोचती हूँ बेवकूफ़ की ये जन्नत किसी अक्लमंद की दोज़ख से बेहतर है। इस एकांत की अंतरंगता को बनाए रखने के लिए मैं तो दफ्तर की किसी भी कोलीग को भी यहाँ नहीं बुलाती। लेकिन क्यों अपने आप को इतना काटती चली जा रही हो सबसे? मैं तो हरदम यहाँ बैठा नहीं रहता। शनिवार की दोपहर या रविवार की सुबह तुम उन्हें बुला सकती हो, या फिर डरती हो? गौरव कुछ खींच गया।
क्या मतलब? कि किसी रोज़ मैं कहीं तुम्हारे किसी कलीग से टकरा ना जाऊं? गौरव अब हंसने लगा, एक शरारती सी हंसी। ताशा के माथे पर पहले शिकन तड़पी, फिर एक अनदेखी दर्दीली चुभन सीने में चमक मार गई। नहीं गौरव नहीं। उसने अपना राख रंग पड़ता चेहरा गौरव के कपोल की ऊष्मा पर टेक दिया। तुम्हारे सामने होने का सुख मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। पास होने का सुख, हंसने बोलने का सुख, एक तुम्हारे आ जाने से कितने कितने सुख हैं गौरव, तुम नहीं जान सकोगे। गौरव ने ताशा को घेर लिया। गौरव, मुझे कभी कभी इस तरह का सपना आ जाता है, जानते हो, इस एहसास से जितनी सचमुच की तकलीफ़, जितना तीखा दर्द सपने में होता है, उतना शायद असलियत में भी ना हो। ताशा ने सहम कर आंखें बंद कर लीं और उसी सपनों में गुम होती चली गई। तीसरी औरत एक बारौनक शख्सियत और खूब तहरदार स्त्री के रूप में सपने में उतरी थी। लगा था गौरव की पत्नी ने तो ताशा को सह लिया, पर यह तीसरी औरत इसके सामने न तो ताशा ठहर पाएगी न उसकी पत्नी। सब कुछ बहा ले जाएगी औरत। भर भर हाथ उलीच लेगी गौरव को और वे दोनों किनारे खड़ी ताकती रहेंगी, प्लास्टिक की गुड़िया किसी खाली खाली आंखों से। इतना सब शिद्दत से महसूस हुआ था सपने में। न जाने कहाँ से बहता हुआ गौरव की पत्नी का चेहरा ताशा के समीप आ गया था। ताशा ने उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया था, एक हमदर्द पिघलता हुआ चेहरा और सहारा देता कंधा। ये किस दुर्दांत की ओर ले चली मुझे मेरी नियति? ताशा स्वप्न में फुसफुसाई थी और दर्द की एक बेचैन गांठ सिसकी में फूट पड़ी थी। गौरव उस नई औरत के साथ एक लय होकर हंसता हुआ निकल गया था, जैसे समस्त संसार में बस वे ही दोनों जीवित मानव हों। कहाँ था त्रिकोण? ताशा ही उस अनासक्त पुरुष की परिक्रमा करती रह गई थी। स्वप्न में भी गौरव की पत्नी उस अनुभव की निरीहता से मुक्त हो चली थी। अरे कहाँ चली गई? गौरव ने एक झटके से ताशा को गोद में गिरा लिया। उसने देखा ताशा के चेहरे के तमाम खुशनुमा नक्श सिमटे हुए हैं। आवाज़ में हल्का सरोकार था और बस उतना ही अधिकार। ताशा का वक्ष गौरव के शरीर पर समूचा गड़ गया था, कुचला हुआ सा। फिर उसने अपनी बाह के घेरे में गौरव का घुटना और उस पर धंसा हुआ अपना सिर यूं ले लिया जैसे वे छोटे छोटे परिंदे हों, और उसकी कोहनी से बना तिकोन शाख पर टिका एक घोंसला। गौरव उसकी पीठ पर फैले बाल समेटने लगा, भर भर हाथ, गहरे भूरे केश गुच्छे। मैंने तो यूं ही दफ्तर की साथिनों को बुलाने की बात कह दी थी, तुम्हारी तन्हा जिंदगी को देखते हुए। कहते हुए गौरव की आंखें अपने चहकते बोलते घर की ओर मुड़ गई थीं। बच्चों, मेहमानों, गाड़ियों, नौकरों से घिरी उसकी पत्नी और हिदायतों हिसाब की उसकी दुनिया। तभी ताशा की टूटती सी आवाज़ कानों में पड़ी। मेरी तन्हाई के ना जाने कितनी तहें हैं गौरव। हर तह को चीर सकना मेरी किसी कलीग के वश की बात नहीं। जैसे किसी गर्दालूद सड़क को भिश्ती मश्क दो मश्क पानी से जरखेज नहीं कर सकता। तुम कहीं शहर से बाहर घूमने भी तो नहीं जाती? कोलीग के साथ, है ना? गई थी एक बार सेमिनार में श्रीनगर। फिर अच्छा नहीं लगा? जानते तो होगे, तुम्हारी याद वहाँ भी दखल देती रही थी। हार्बन से लेकर चश्मे शाही तक तो उस खूबसूरती को सह लिया था, पर परी महल में बैठी मैं पागल हो सकती थी। इतना एकांत गौरव, तुम वहाँ तक नहीं पहुँचे होगे कभी। नहीं, चश्मे शाही तक ही हम शब्द को चीरते हुए अचानक ताशा बिफर पड़ी। हाँ हाँ, सब यही कहते हैं, यही करते हैं, चश्मे शाही तक ही जाते हैं, पर परी महल हथेली पर सजाकर जैसे किसी ने एक नज़ारा पेश किया हो जन्नत की चरागाह का। सच, मेरे वजूद का कुछ हिस्सा तो वहीं रह गया। उसका अपना शरीर भी ताशा के बोझ से कसने लगा था। शिराओं में स्पंदित लहू आनंदित होने लगा। सोच सकते हो एक बादशाह उस जगह का कैसा दिलकश इस्तेमाल कर सकता था। मेरी तो कल्पना भी बौरा जाती है। ताशा ने गौरव की गोद में भिचे भिचे ही करवट ले ली और हंसने लगी। तुम दारा शिकू होते गौरव, और मैं? ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी तकलीफ दे हो जाता है ताशा। सोच की कोई सीमा ही नहीं रह पाती। मन कहाँ कभी पढ़ा लिखा बन पाता है। वे बातें तो दिमाग तक महदूद रह जाती हैं। मन तो सिर्फ महसूसता है। अचानक गौरव ने अपनी बाहें समेट ताशा को तत्परता से बिठला दिया।
सवेरे बहुत जल्दी उठकर हवाई जहाज़ पकड़ना है, बम्बई जाना है। वो बुदबुदाया। ताशा हकबकी सी बैठी रह गई, हाथों में जैसे जन्नत की उजड़ी हुई धज्जियाँ थमी हों। गौरव तत्परता से अपनी चीज़ें समेटने लगा। जेबी डायरी, सिगरेट केस, लाइटर, रेशमी रुमाल, कलम, सब पर ऊंची दुकान का आभिजात्य ठप्पा और वही शालीन एकहरापन जो ताशा के बदन पर था और जिस पर उसे इतना नाज था। इन सेबों में से कुछ साथ लिए जाओ ना, ताशा ने आग्रह किया। नहीं नहीं, उसने ऐसे कहा जैसे ताशा ने अपने शरीर के किसी हिस्से को साथ ले जाने की बात कह दी हो। वो उठ खड़ी हुई, दरवाजे तक गौरव को पहुंचाकर ठिठकी, पर विदा विरह के अवसाद अंतराल को पार करने के लिए स्मृति पुल पर गौरव के होठों का हल्का सा स्पर्श ही अंकित हो सका। ताशा दफ्तर से घर लौटी तो टेलीफोन की ओर यूं देखने लगी जैसे उसे टनटनाना ही चाहिए था। पलंग पर पर्स पटक कर उसने रिसीवर उठाकर परखा। डायल टोन की गर्र गर्र बड़ी भली सी लगी, दूध की घूंट गुलगुलाते बच्चे की सी। नहीं, फ़ोन मृत नहीं था। यदि कोई बम्बई से मिलाना चाहे तो मिला सकता है। प्रतीक्षा नहाते हुए भी की जा सकती थी। गुनगुने पानी और मुलायम तौलिए की रगड़ ने तन की थकावट सोख ली। उसने एक ढीला सा कुर्ता पाजामा पहनने के लिए चुन लिया। गौरव के फ़ोन से निपट कर वो एक छोटी सी सैर कराएगी। बाहर कैसा खुशनुमा सा वातावरण है। वो मीठी सी तान में कुछ गुनगुनाने लगी। घंटी की कर्कश ट्रींग पर ताशा ने दरवाज़ा खोला। काम करने वाली का भला सा चेहरा दिखलाई दिया। शांति, मेरे लिए एक अदरक की चाय बना ले और अपने लिए भी। शांति हंसती। बीबी जी को तो बस चाय हो जाए और कुछ चना चबेना, यही कुछ दफ्तर में और यही कुछ घर में। फिर ताशा का ढीला ढाला कुर्ता सलवार देखकर समझ गई कि आज शाम को वो आने वाला नहीं है, सो खाने की छुट्टी। 2 पराठे मूली के बनाकर रख जाऊँ आपके लिए? रहने दे, डबल रोटी तो पड़ी है। सो पड़ी रहने दो, पराठा अंडे की भुर्जी के साथ खा लेना। नौकरानी तत्परता से रसोई में घुस गई। ताशा जल्दी जल्दी चाय पीने लगी। बात सुन शांति, अभी तू 20 मिनट तो काम करेगी ही, ज़रा फ़ोन का ख्याल रखना। मैं अभी यहीं गली में चक्कर लगा रही हूँ, बजे तो उठा लेना और मुझे बुला लाना। शांति अपनी चाय थामी चली आ रही थी। गपशप के मूड में बोली, बीबी जी तो ऐसे कह रही हैं जैसे फ़ोन कोई छोटा बच्चा है जो रोए तो उठा लेना और मम्मी को बुला लेना। हाँ चल, वही समझ ले। हंसती हुई ताशा शॉल लपेट गली में उतर गई। नीला नर्म उजाला उसके शरीर और कपड़ों पर फैल गया। कंक्रीट की काली सड़क पर धुले धुले पांव धवल हंसी से चमकने लगे। वातावरण का हल्कापन उस पर छाने लगा। एक तनाव रहित मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। सुनिए। ताशा ने चौंक कर देखा। लिजलिजी मुस्कुराहट और धृष्ट दृष्टि रखने वाला कोई आदमी था। वो जरा रुकी। मैं इसी कॉलोनी में, वो उधर। काम क्या है वो कहिए? ताशा ने सख्त सुर में पूछा। मैं वो आपसे मिलना चाहता था। कहिए। नहीं, मैं आपसे मिलना चाहता था। मिल तो रहे हैं, और क्या गले मिलना चाहते थे? ताशा बेइख्तियार कड़क उठी। सामने के गेट पर लटकी 2 घरेलू औरतें हंस पड़ीं। वो आदमी हकलाता सा लौट गया जिस तरफ उसका घर पड़ता था, अपने थुलथुल पत्नी और लड़ते झगड़ते बच्चों में सुरक्षित। आपने ठीक किया, बिल्कुल जान ना पहचान मैं तेरा। आप क्या अकेली रहती हैं? पहली की बात काट कर दूसरी बोली। जी नहीं, मेरी नौकरानी आती है और पहली ने उकसाया। उसके प्रश्न में गौरव की गाड़ी लहरा रही थी। वो मुंह खोले जवाब का इंतजार कर रही थी, पर ताशा के होंठ सिल चुके थे। हमने उन्हें देखा है, दूसरी औरत ने आंख झपकाकर छेड़ा। पहली ने फौरन कहा, अच्छे हैं, आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? ताशा तपाक से अपने घर की ओर मुड़ गई। भीतर नीम उजियारा दीवारों पर गहन उदासी पोत रहा था। नौकरानी भी जाने को थी। ताशा ने फ़ोन को घूरा। फ़ोन बजा था? उसने पूछा। नहीं बीबी जी, नौकरानी ने निर्लिप्त सा उत्तर दिया। कमबख्त, डेड हो गया होगा। उसने झपट कर चोंगा उठाया। फ़ोन सांस ले रहा था। डायल टोन भी थी। एक गहरी श्वास उसके मुख से निकल गई। गौरव यहाँ आ सकता है, मुझसे प्रेम कर सकता है, पर एक फ़ोन नहीं कर सकता। ताशा समय को बहलाने के लिए माँ को पत्र लिखने लगी। माँ, एक स्निग्ध अगाध मन तार तार होता हुआ ताशा को अपने से दूर पाकर गौरव का सामीप्य पाने के लिए माँ को लहूलुहान करना पड़ा।
भाई उसे संबंध के लिए कभी क्षमा न कर सका। क्यों रहती है ताशा अकेली? क्यों? उसे ना नौकरी करने की आवश्यकता है, ना किसी की क्या। संबंध गहराते चले जाते हैं और फिर भी अपरिभाषित रह जाते हैं। कुछ देर के सन्नाटे के पश्चात माँ के वही लाड़ सने पत्र आने लगे थे। तू ही तो मेरी एक बच्ची है, मेरी। कहाँ तक रूठूंगी तुझसे? जो कुछ मेरे पास है वो तेरा ही है। बेटी, थाली का घी आखिर किधर जाएगा? खिचड़ी ही में तो। घर लौटा, नौकरी ही करनी है तो यहीं कुछ कर करा ले बिट्टो। जैसे फल देते देते कोई पेड़ थक गया हो, फिर भी छाया तो कर ही रहा है। ताशा का मन होता फुर से उड़ जाए और माँ के सीने में भिज जाए, पर गौरव के संग साथ की हर पल आशा किसी करवट चैन न लेने देती। गौरव की चाहत उसे हर दूसरी चीज के नाकाबिल करती चली गई। माँ को पत्र लिखा गया, फोन ना आना था, ना आया। कुछ देर पहले तक गौरव के हिलते होठों का अक्स कैद रखने वाला वो जादुई यंत्र मेरे कव्वे की तरह चोंच गड़ाए पड़ा था। जी में आया, उठा के फेंक दे दूर कहीं। कितने खूबसूरत होते हैं भरम। एक सुबह थी, अल्हड़ बच्ची सी एड़ियों पर उचक कर झांकती हुई। रिंग रोड पर मोटर चलाते हुए ताशा ने देखा, कोहरे में नहाए पेड़ गुमसुम अडोल। पीछे बीएसएफ के तंबू पर जादुई हो गए थे बौनों के घरौंदे से। हर वृक्ष का निज अस्तित्व उभर आया था। धुंध की झील में डूबा खंडहर खंडहर पुराना किला, बुर्जियां किसी रहस्य में छिपी घिरी सी। सड़क और किले के बीच पर्दा नशी कोहरा और ठहरा ठहरा सा समा था। ताशा की मोटर बड़ी बड़ी बसों से बहस करती चली आ रही थी। दिन के उजाले में वो दृश्य सड़क छाप हो जाता। ऐसा ही होता है प्यार का भरम। प्यार चाहे कितना शहीद हो, कुछ हिस्सा तो भरम होता ही है। रात आ गई। ताशा ने चाहा कंपोज की गोली खाकर सो रहे, पर गौरव की यादों के बीच पहलू बदलते रहने में भी एक सुख था। सवेरा भी हुआ। दफ्तर तक जाकर लौटना 20वां कोस पार करने जैसा लगा। लौटना भी हो गया। माँ का पत्र और भाई की शादी का निमंत्रण एक साथ लेटर बॉक्स में पड़े मिले। बहुत जी उछाल खाया जाने के लिए, पर जानती थी वहाँ पहुँचते ही क्या कुछ बीतेगी। उस आदमी से ना मिलने जुलने की ताकीद होगी। नौकरी अगर करनी है ताशा को तो फिर माँ को साथ रखे, उनका खर्चा पानी भाई भेजेगा। जब तक ताशा का सचमुच का घर नहीं बस जाता, यानी कि वो पति के घर नहीं चली जाती, केवल तब तक ही माँ उसके पास रहेंगी, फिर भाई के पास चली आएंगी। सब संबंधियों के सम्मुख ही ताशा की कचहरी लगा करेगी। उसे ऊंच नीच समझाई जाएगी, पूछताछ होगी, घर वर सुझाए जाएंगे। ताशा ने भाभी के लिए कीमती साड़ी रवाना कर दी, खुद वहीं रह गई प्रतीक्षारत, गौरव की आगत आहट के लिए व्यग्र। पर वो निपट अकेली भी कहाँ थी। बीती यादों का दरबार तो सजा ही था। गौरव आता और चला जाता, मृग तृष्णा सा मन दौड़ता ही रहता। पता नहीं गौरव मेहमान होता या वक्त। दफ्तर की सीढ़ियाँ चढ़ते जाना सरल था। वहाँ ताशा एक काबिल औरत थी, एक प्रभा मंडल था। उसके चारों ओर कुर्सी थी, मेज थी, फाइलें थीं, चपरासी था, स्टेनो था और आने जाने को अपनी मोटर तो थी ही। इसी कर्मपूर्ण दुनिया के सख्त सर्द घेरे में लिपटी ताशा घर लौटती। अपनी गली का मोड़ पार करते ही वो गाड़ी तेज रफ्तार कर देती। ठसके से उसे अपने घर के सामने लगा वो यूं उतरती कि पड़ोसिनों की उत्सुक पूछताछ को अवसर ही न मिले। फिर बंद घर के भीतर ही वही सीलन, टेलीफोन, किताबें और प्रतीक्षा। बाहर मौसम सनसनाता, उमड़ता, बदलता जाता। गौरव की आंखों के आसपास हास्य रेखाएं उभर आईं। उसके चेहरे को अपनी गर्म हथेलियों में समेटे ताशा उसे यूं देखती रह जाती जैसे बस देखना अपने आप में एक भरा पूरा कर्म हो। फिर उसकी उंगली गौरव के माथे के बीचों बीच फिसलती सरकती, नाक की सीध को दुलराती, उसके होंठों पर आकर थम जाती। गौरव के होंठ खुलकर उसकी उंगली की पोर थाम लेते। इस सब के बीच अचानक गौरव के घर से उसके नाम निमंत्रण पत्र आ गया। गौरव के बेटे की शादी का निमंत्रण था, वर वधू के स्वागत समारोह का। तुमने बतलाया नहीं? उसने गौरव से पूछा। क्या? यही कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसकी। ताशा ने निमंत्रण पत्र हाथ में लेकर कहा, इसमें बतलाने को क्या था? कि मुझे बतलाने जैसा कुछ नहीं था। गौरव चुप सा ताशा की ओर देखने लगा। उस गहरी सी दृष्टि में क्या था
वो कुछ समझ न पाई। ताशा के बदन में एक बेमतलब की झुरझुरी दौड़ गई। वो गौरव के करीब आकर बोली, बतलाओ ना, मैं वहाँ। हाँ हाँ, जरूर आना, किसी कलीग को साथ ले आना, तुम्हें अटपटा नहीं लगेगा। झट से आंसू का एक कतरा ताशा की आंखों को नम कर गया। कुछ उलझा उलझा सा भाव मस्तिष्क में रेंगने लगा। हाँ, मेरा वहाँ होना अटपटा तो होगा ही। पर ताशा ने गौरव के यहाँ जाने का निर्णय ले लिया। उपहार चुना, बड़े करीने से तैयार हुई। बरसों से उपेक्षित सहकर्मियों में से किसी एक को पटाने में खासी लाज आई, पर पटा लिया। गौरव का घर आया। पहले उसकी पत्नी को ही खोज निकालना पड़ा। बधाई तो उसी को देनी थी। चौंकना पहचानना हुआ। फिर अच्छा अच्छा, आप हैं, लीजिए कुछ, मैं ज़रा उधर देखूं, कहकर स्वीकारना टालना एक साथ हुआ। ताशा मंच पर दुल्हन की गोद में उपहार रखकर लौट रही थी, तभी वो ऊष्म कोना दिखलाई पड़ गया। भीड़ के बीच का गमकता हुआ एकांत। मिलते जुलते दो जोड़ी हाथ एक के ऊपर एक ढके रुके, पिट्ठू बनाते हुए। तप्त हाथों का एक दग्ध पिट्ठू, उनके ऊपर दो जोड़ी आंखें, परस्पर विमुग्ध विभोर। एक मुस्कान भी आंखों से शुरू होकर होठों तक बिछलती हुई, उस मुलायम हंसी में बदलती हुई जो सुनी कम, महसूसी अधिक जाती है। कोई संबंध चरम सीमा पर पहुंचकर कमल सा खिल आया हो जैसे। सब कुछ केवल एक दूसरे के लिए। नहीं, वो औपचारिक मिलन नहीं था। तीसरी औरत। ताशा मंच पर ही लड़खड़ा गई, सीने में मरोड़ उठी और तन पसीने में भीग चला। वो सहकर्मी का कंधा थामे नीचे उतर गई। अरे क्या हुआ आपको? सहयोगी ने हैरानी से पूछा। चलो यहाँ से जल्दी, ताशा ने भिजे दांतों से कहा। भीड़ में से राह बनाते वे दोनों खुली सड़क पर आ गए। सहयोगी रास्ते में उतर गई। घर के सामने गाड़ी एक अचकचाई ब्रेक में अटक कर खड़ी हो गई। पड़ोस में बच्ची को उसकी माँ पुकार रही थी। ओ मिट्ठू, आजा अब, चल मेरे साथ, मेज लगवा चल के। सारी शाम बस इस बातूनी सी सहेली के साथ गप लगवा लो, करना ना धरना कुछ। कहाँ है बातूनी मिट्ठू? कौन से घर में रहती है? दाईं तरफ की बाईं? बुला लाऊं? मेरे पास क्यों नहीं आती जरा देर को? ताशा अपने गेट का सहारा लिए थंब सी खड़ी रही। क्यों नहीं जाता उसके पास? मिट्ठू, पड़ोसन फिर पुकार रही थी। कितनी बार उसने देखा है कॉलोनी की औरतों को झुंड बनाकर बोलते बतियाते। क्या कहती होंगी वे आपस में? दिल तो टूटता होगा कभी इनका भी। आज पता चला दिल तो सचमुच टूटता है, टीसता ऐंठता है दर्द से। नहीं सह सकेगी ताशा उस नज़र की पिघलन किसी और के लिए, उन तप्त हथेलियों की छुअन किसी और के लिए। गौरव किस औरत का हाथ इतनी आत्मीयता से यूँ थामे था? पर घर में तो घुसना ही होगा। कपड़े बदल वो निढाल सी बिस्तर पर पड़ी रही। उस औरत ने क्या पहन रखा था? साड़ी का रंग, हाथ का बैग, कोई आभूषण, कुछ भी तो नहीं याद आ रहा। बस एक खुश रंग से लिबास में वो औरत और तरल मगन सा गौरव। यहाँ कब आएगा गौरव? ताशा एक बार अपनी मौजूदगी का एहसास उसकी आंखों में देख लेना चाहती है। इतना अंतिम या अमिट क्या था उस दृश्य में? पर वो कुनकुनी धूप का सपना भर भी नहीं था। जो भी था सच। माँ माँ, घुटा हुआ क्रंदन था, पर माँ तो भाई के जुड़वा बेटे संभाल रही थी। आखंड भाभी की गृहस्थी में डूबी हुई। उनके लिए जीने का सब झंझट भाभी की गृहस्थी का पर्याय बन गया था। पत्र भी अब तो छोटे छोटे से आते। नहीं, ताशा को बहलाने सहलाने का उनका समय अब निकल गया। दफ्तर से छुट्टी ले ली। बिस्तर पर पड़े पड़े खूब छत निहारी। सुबह नहा धोकर रात वाला काफ्तान पहनकर दूसरा पहन लेती। जाने ये काफ्तान ना होता तो क्या होता? सुन्न कर देने वाली तंद्रा, झकझोर कर उठा देने वाला कोई नहीं। फ़ोन भी इतना बेआवाज़ कभी नहीं हुआ था। चोंगा उठाकर यूं ही सुनने लगती। आखिर निष्क्रियता का भी अंत आना ही था। नहा धोकर साड़ी, ब्लाउज, घड़ी, चूड़ी सब पहनकर बैठक में आकर अखबार उल्टा पलटा। कितनी प्रदर्शनियाँ, मेले, उद्घाटन, भाषण, सेमिनार। कहीं तो लेकर चलना होगा इस सुन्न मस्तिष्क को। राष्ट्रीय कला दीर्घा में हेनरी मूर की शिल्प कृतियाँ आई हुई थीं। कितना शौक था उसे कला दीर्घाओं में टहलते हुए मूक सौंदर्य को निरखने का। गौरव ने आकर उसके हर चाव को परे ढकेल दिया था। वो एक कपड़े पहने हुए लेटी पड़ी महिला आकृति के सम्मुख खड़ी थी।
157 सेंटीमीटर से जरा अधिक लंबी, भारी भरकम आकृति। स्त्री तन के कटावों, मोड़ों, उठानों और गहराई में न जाने कितने ही कलाकारों ने प्रकृति के दर्शन किए हैं। पर्वत, घाटी, मैदान पर उसके मन के भीतर की करहाती कंदरा, प्रेम के भरपूर फूटते झरने, पहाड़ी वृक्ष के मोटे तने से बनी प्राकृतिक ऋषि आसन सी गोद को कितनों ने पहचाना है। अगले पल वो कितनी ही ऐसी स्त्री आकृतियों के सम्मुख खड़ी थी जिनमें ममता ही मूर्त रूप में विद्यमान थी। एक बड़ी आकृति और उसकी कोख, गोद या बाजू में एक छोटी सी आकृति। इस कामुक उत्तेजनापूर्ण युग में वो भोली अभिव्यक्ति उसे भली लगी। फिर 3 टुकड़ों में विभक्त कर लेटी हुई आकृति आई। 2 टुकड़ों में बिना बाजुओं के एक अन्य मूर्ति, जैसे ताशा ही हो, बिना गौरव के कटी बटी सी। कैंटीन खोजकर एक प्याला चाय पीना आवश्यक हो गया, पर जैसी कैंटीन वैसी चाय, दोनों रद्दी। आज ताशा को शरीर को थका हरा चूर चूर कर लेना है, जिससे तन मन पर गौरव की याद हावी ना हो सके। बस थकावट ही थकावट व्याप जाए, पर यादें तो खंडहरों पर भी हावी रहती हैं। आखिर दफ्तर भी जाना शुरू हुआ और अप्रतीक्षित शाम को अचानक गौरव भी आ गया। पहले से 10-15 वर्ष युवा और तरोताज़ा, गहरा नीला कोट, कबूतरी रंग की पतलून और आड़ी तिरछी धारियों वाली पतली टाई। चेहरे के रंग पर धूप छिटकी थी। ताशा बुद्ध बनी खड़ी रह गई। कुछ था गौरव की नज़रों में जो कह रहा था, ये आना आना नहीं था। पहले गौरव ही बोला, ताशा, मेरा अब और यहाँ आना ठीक नहीं। मौन छाया रहा। मेरी पत्नी को उज़्र है और अब तो घर में बहू भी आ गई। ताशा हंस दी। कितनी जल्दी पर्दे में चला जाता है घर की औरतों की आड़ में। जब कहीं से कटना हो तो, और जब कहीं जोड़ना हो तब वही संबंध झटक कर चल देता है बेसरोकार। तुम्हें अगर किसी चीज़ की कभी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा मदद। ज़रूरत? ताशा तिलमिला उठी। मदद? ताबूत में आखिरी कील से वे शब्द ताशा के सीने में ठुक गए। गौरव, तुम चले जाओ यहाँ से जल्दी, फौरन ही। कब गौरव गया, कब सांझ घिरी, कुछ मालूम ही न चला। हेनरी मूर की प्रतिमा सी ताशा अचल बैठी थी, 5 टुकड़ों में विभक्त। हर टुकड़ा अपने अलहदा वजूद में रोता रहा था, निशब्द, निर्विकार। उस अवाक पुकार को क्या मूर्तिकार सुन सका था? कोई आकर चला गया, कभी ना लौटने के लिए। मृत्यु सा अंतिम था वो मिलन। अचानक उसे लगा उसके वजूद के 5 खंड एक साथ उठ खड़े हुए हैं, एक संपूर्ण राजसी इकाई में, आत्मनिर्भरता और परिपूर्णता के वैभव से ओतप्रोत। उसकी अपनी क्षमताओं और संभावनाओं का समस्त संसार सामने है। ये अंत तो केवल उसके और गौरव के मिलन का था, उसका नहीं, जीवन का नहीं। अभी आप सुन रहे थे मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी तीसरी औरत। ये कहानी धर्मयुग में 17 अप्रैल 1987 में प्रकाशित हुई थी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।